नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश छत्तीसगढ़ में विकास साए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। छत्तीसगढ़ में बस्तर के चहुमुखी विकास की दिशा में दो महत्वाकांक्षी योजनाएं बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना और इंद्रावती महानदी जोड़ो परियोजना पर नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इन दोनों परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। क्या है ये योजनाएं और कैसे साय सरकार इस पर काम करेगी, ये जानेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है। इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है। संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है। दोनों परियोजनाओं से लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना से संभाग में सिंचाई साधनों का दायरा बढ़ने के साथ ही बस्तर के विकास को डबल रफ्तार मिलेगी। इस परियोजना से 125 मेगावाट का विद्युत उत्पादन, 4,824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन होगा। खरीफ और रबी मिलाकर 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार किया जा सकेगा। योजना में 49 मिलीमीटर घन मीटर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले की भी 50 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई समेत कुल 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बस्तर को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दोनों परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण कदम होंगी। इंद्रावती और महानदी दोनों नदी को जोड़ने का भी एक सरकार की योजना है। तो दोनों विषय को लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा किए हैं। बड़ी अच्छी चर्चा हुई है और ये दोनों परियोजना के बन जाने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में बस्तर क्षेत्र में सिंचाई होगा और बोधघाट परियोजना से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगा। नक्सलवाद का दंश झेल रहा बस्तर संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया, लेकिन साय सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन सरकार ने 1.5 साल में न केवल नक्सलवाद को खात्मे की ओर लाया, बल्कि बस्तर के चहुमुखी विकास के लिए भी कदम आगे बढ़ाए, जिसका जीता जाता उदाहरण बोधघाट इंद्रावती महानदी परियोजना है। बस्तर के विकास के लिए बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्णायक परियोजना साबित होगी। ये परियोजना लंबे समय से इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इंद्रावती गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी जल विवाद अभिकरण के वर्ष 1980 के अवार्ड में भी अन्य योजनाओं के साथ इस परियोजना का उल्लेख है। इस अवार्ड में उल्लेखित अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन दूसरे राज्यों द्वारा किया जा चुका है, लेकिन दूरस्थ अंचल में होने एवं नक्सल समस्या के कारण इस परियोजना को प्रारंभ नहीं किया जा सका। बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी। बोधघाट और नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से छत्तीसगढ़ को केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी। केंद्रीय सहायता से न केवल बस्तर संभाग की दशकों पुरानी सिंचाई समस्या हल होगी, बल्कि रोजगार और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी
बड़े बदलाव आएंगे। क्या है बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना? गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी इंद्रावती पर प्रस्तावित। राज्य में इंद्रावती नदी कुल 264 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम के बारसूर गांव से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर प्रस्तावित है। बस्तर संभाग को विकसित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम होंगी। जो काम पिछले कई सालों से नहीं हो सका, वो काम साय सरकार में होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भरोसा दिया है कि योजनाओं पर विचार किया जाएगा। बहरहाल अब प्रदेश में साय साय विकास का दावा सच होता नजर आ रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो खास रिपोर्ट आपने देखी। 35 साल से अधर में लटकी हुई इस बोधघाट परियोजना के लिए मंजूरी मिल गई है। खास तौर पर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से मुलाकात कर इन दोनों ही योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा भी की, उसकी जानकारी भी उन्होंने साझा की। चलिए इस खास दोनों योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही राजीव चक्रवर्ती जो बीजेपी से वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है और आप तीनों को ही बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि एक बड़ी सौगात आपके प्रदेश को मिलने जा रही है, छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। खास तौर पर अगर बस्तर की हम बात करें तो एक तरह से क्रांति है। ऐसे में मनीष जी, सबसे पहला कमेंट आपसे चाहूंगी। लंबे समय से आप इस इलाके में काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में साय सरकार की क्या रणनीति रही है? नक्सल प्रभावित इलाकों में ये विकास परियोजनाएं अगर लागू हो जाती है सफलतापूर्वक तो कितना फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इंद्रावती पनबिजली परियोजना को लेकर के अभी सरकार ने अपनी ओर से पहल की है और केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दी है। ये अपने आप में अगर ये काम आगे बढ़ता है और ये परियोजना अगर मूर्त रूप लेती है तो मुझे लगता है ये बस्तर के लिए बहुत बड़ी खबर है, और न सिर्फ खबर है बल्कि ये वरदान साबित हो सकता है। पर कुछ चीजों पर जिस प्रकार से अभी ये परियोजना पिछले 60-65 सालों से जो है वो अधर में लटकी हुई है। लगातार उस दौर में इंद्रावती में पानी भी काफी था, आज जो है जल संकट की स्थिति है। ऐसे में चलिए अगर पुराने रूप में भी ना आए, थोड़ी सी अगर इसको शॉर्ट भी किया जाए तो कहीं ना कहीं इससे मूलतः 2 लाभ जो है बस्तर को मिलेंगे। एक तो बस्तर में बिजली की जो पैदावार होगी और कहीं ना कहीं विद्युत उत्पादन में हमारा जो प्रदेश जो है वो सिरमौर बनेगा। दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं जो बस्तर के उन ब्लॉकों में जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, उन इलाकों में जैसे कि प्रोजेक्ट में है 4 लाख हेक्टेयर इलाके में अगर सिंचाई की सुविधाएं मिल जाती है तो मुझे लगता है ये किसानों के लिए वरदान से कम नहीं होगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, और अगर ऐसे में ये परियोजना मूर्त रूप ले लेती है तो निश्चित रूप से उन इलाकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी जो इलाके अब तक विकास से अछूते रहे हैं। यानी अबूझमाड़ या दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा या बस्तर का जो इधर लोहनीगुड़ा और मास्तानार ब्लॉक के वो इलाके जहां पर आज भी विकास जो है आनुपातिक रूप से काफी कम हुआ है, उन इलाकों के लिए ये योजना वरदान साबित हो सकती है। मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण कदम है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछली सरकार ने भी इसको शुरुआत करने की दिशा में पहल की थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। और अगर विष्णुदेव साय सरकार अगर इसको आगे बढ़ा ले जाती है तो मुझे लगता है बस्तर के लिए नक्सलवाद के खात्मे के बाद दूसरी बड़ी सौगात होगी जो कि बस्तर वासियों को खुशहाली देगी और बस्तर में विकास को उन इलाकों तक पहुंचाएगी जहां पर आज इसकी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के उस इलाके को विकास की राह थी और विकास की राह ताक रहे लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सुशांत जी, अगर इन परियोजनाओं को देखें तो इन परियोजनाओं के जरिए लगभग आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने में क्या कोई निश्चित समय सीमा है या अगले कदम क्या होंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और देश के नहीं विश्व के सबसे ताकतवर नेता मोदी जी का आभार। बोधघाट परियोजना या इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना वास्तविकता के धरातल पर दशकों बाद ये छत्तीसगढ़ को सौगात मिली। अगर हम सीपी एंड बरार के बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें और वर्तमान के छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति को देखें तो भीषण जल संकट के समय ये भागीरथ प्रयास है कि इसके माध्यम से आप ये समझ लें कि 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी भूमियों पर, 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की उपलब्धता होगी। लगभग 125 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा। 4000 मीट्रिक टन से ज्यादा मत्स्य यानी मछली उत्पादन होगा। और वही इंद्रावती महानदी परियोजना के माध्यम से अकेले कांकेर जिले में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचाई के माध्यम से उपजाऊ बनेगी। ये अपने आप में भागीरथ प्रयास है और ये अपने आप में उपलब्धता दिखाता है कि आज से 16 महीने पहले जो सुशासन के संकल्प के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, माननीय विष्णुदेव साय जी की साय साय चलने वाली सरकार विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने में पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। बिल्कुल। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई है, एक तरह से पीएम मोदी से मंजूरी मिल गई है, इसे चर्चा की है सीएम विष्णुदेव साय ने। केंद्र की सहायता किस तरह से मिलेगी और इससे क्रियान्वयन में कितनी आसानी और कितनी तेजी आएगी? बिल्कुल, क्रियान्वयन में बहुत तेजी आएगी। डबल इंजन की सरकार है, टर्बो इंजन की सरकार है और सुपरसोनिक सरकार है। और जैसे हमारे युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी ने कहा और वहाँ के स्थानीय मुद्दों को देखने वाले मनीष जी ने कहा कि वर्षों से लंबित ये परियोजना 1979 में यानी 1979 में मोरारजी भाई देसाई ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद व्यवधान आते गए, उस ग्रीन ट्रिब्यूनल के व्यवधान आए तो कभी नक्सल समस्या के व्यवधान आए। नक्सली से करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं। अगर विकास हो जाता तो नक्सलियों का उद्देश्य पूरा नहीं होता कि वो लाल आतंक पैदा करते वहाँ। तो आज लाल आतंक भी अपने अंतिम समय पर है और दोनों सरकारें में जो समन्वय है, जिस प्रकार से सामंजस्य है, तो जो स्थिरता है, उसके कारण से बस्तर के लोग जो विकास की राह जोड़ रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से विधायक जी ने समझाया, मनीष जी ने समझाया। 125 मेगावाट बिजली परियोजना होगी, 48,024 टन मत्स्य जो होता है मत्स्य। हालांकि आज भी मछलियों का बहुत राज्यों में यहाँ से जाती है बस्तर से, लेकिन जब इसका संग्रह होगा तो एक बहुत बड़ा कृषि उत्पाद फिशरीज जो इंडस्ट्री, हैचरीज जो इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा विकास होगा, जो जिसकी वजह से हम विकास की राह जोड़ रहे थे। हमें बहुत अच्छे रेवेन्यू की आवश्यकता, माने हमें रिसीव्ड होगा रेवेन्यू। उसके बाद सबसे शिवालिका जी जो सबसे बड़ी बात है, जो सिंचित रकबा, जो एक केवल कहता है ना कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, तो मानसून पर अटके रहने वालों जो बस्तर का समृद्ध क्षेत्र है उसे सिंचित, यानी वो लोग किसान 3-3 फसल ले पाएंगे, चने की फसल, सब्जी की फसल, जो धान परंपरागत फसल है, जो भुट्टे की फसल वहाँ के बस्तर के लोग लेते हैं। तो जब लगातार भूमि सिंचित रहेगी तो उसका विकास, अधोरचना विकास, समुचित विकास, और उस पानी से जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियां हैं, जैसे आपको मालूम है प्रस्तावित है, वहाँ खनन उद्योग भी हो रहे हैं, वहाँ पर लोहा भी निकाला जाएगा, स्टील इंडस्ट्री भी आएगी। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर भिलाई संयंत्र को मारा मुड़म सिल्ली जो यहाँ के स्थानीय बांध है वो पानी देता है, तो उस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति निश्चित होगी। जिस प्रकार से सरदार सरोवर बांध से गुजरात का विकास हुआ, जिस प्रकार से गांधीनगर का एक तीव्र विकास हुआ, राजकोट और अहमदाबाद का, तो उसी प्रकार से इस परियोजना से एक बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्रांति आएगी, कृषि क्रांति आएगी, हरित क्रांति आएगी। उसके बाद पेयजल सुनिश्चित होगा। आप जानते हैं कि हम पेयजल के लिए भी भटक रहे हैं, हमारी भूमि में हम संरक्षण नहीं कर पाते हैं पेयजल की, तो सारी समस्याओं का अंत होगा और एक भागीरथी प्रयास होगा। तो पूरी बस्तर की जनता को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं, और बस्तर का विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा और वहां पे व्यापार बढ़ेगा। जब कोई क्षेत्र का विकास होता है तो आश्रित जो जिले रहते हैं आसपास के, वहाँ आवागमन होंगे, वहां पर व्यापार होंगे, वहां के क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो एक बहुत ही बड़ा एक नई क्रांति होने जा रही है बस्तर में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम साधुवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से।
जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने कहा राजीव जी, एक क्रांति ही है ये उन लोगों के लिए जो सालों से विकास की राह ताक रहे थे। मनीष जी, आपसे समझना चाहूंगी कि 1980 में केंद्र सरकार ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया, उसी के चलते परियोजना को नए सिरे से अनुमति लेनी पड़ी परियोजना के लिए। लेकिन 1985 में एक बार फिर भारत सरकार से स्वीकृति तो मिली, लेकिन काम क्यों नहीं हो पाया? 45 साल से ये अधर में क्यों लटकी रही योजना? देखिए शिवालिका जी, जिस प्रकार की बस्तर का जो टेरेन है, कहीं ना कहीं जो इंद्रावती में ये जो डैम प्रस्तावित है, ये दंतेवाड़ा जिले में है और कहीं ना कहीं अबूझमाड़ से लगा हुआ इलाका है जी। ये अगर उस समय ये मूर्त रूप ले लेता तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1980 के बाद से नक्सल हिंसा ने जो है रफ्तार पकड़ी है और बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने बस्तर में रक्तपात मचाया और जिसकी वजह से बस्तर की पूरी सीमा प्रदूषित हो गई। अगर ये उस समय ये परियोजना मूर्त रूप ले लेती तो निश्चित रूप से बस्तर में नक्सलवाद का प्रादुर्भाव हमें देखने को नहीं मिलता और कहीं ना कहीं बस्तर आज जो हम विकास की बात करते हैं वो विकास की दृष्टि में काफी आगे बढ़ जाता। 125 मेगावाट का जो उत्पादन है ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। अब रही बात कि जिस प्रकार से बस्तर को चला गया या बस्तर में उस समय जो 1980 के आसपास जो ये हर्डल आए, ये कहीं ना कहीं उसको विस्थापन को लेकर के सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और जिस तरीके से वहां के आदिवासियों को विश्वास में नहीं लिया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं क्योंकि ये जो 90-95 मीटर का जो डैम बनेगा इससे डुबान क्षेत्र काफी बड़े इलाके में इसको प्रभावित करेगा। तो उससे आदिवासियों में कहीं ना कहीं एक डर भय पैदा हो गया था कि हमें विस्थापन की मार झेलनी पड़ेगी और उसके बाद फिर नक्सलियों ने भी कहीं ना कहीं इस परियोजना में बाधा पैदा की और जिसकी वजह से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल विश्व बैंक के दौरान विश्व बैंक की मदद से ये परियोजना लागू होनी थी। 80 के बाद से जब ये परियोजना का काम शुरू हुआ था लगभग 100 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए जा चुके हैं। वहां पर पूरी बारसूर में टाउनशिप बन गई थी, वहां पर टनल बन गई थी और रेस्ट हाउस बन गई थी, सड़कें डबल सड़कें बन गई थी, इंद्रावती में ब्रिज बन गया था और कहीं ना कहीं जो डैम का काम है वो ग्राउंड लेवल पे 4-5 फीट जो है वो ऊपर आ चुका था। आज भी उसके निशान वहां पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस परियोजना में जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न की गई, कहीं ना कहीं आदिवासियों को भ्रमित करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के कुछ जो विकास विरोधी तत्व हैं वो सामने आए और नक्सलियों ने इस पर सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न किया जिसकी वजह से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि आज भी विस्थापन जो है एक बड़ी चुनौती होगी। आज भी मंजूरी मिलने मात्र से जो है ये परियोजना मूर्त रूप नहीं लेगी, कहीं ना कहीं काफी इससे चुनौतियां सामने आएंगी और हमें उन चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों को एक अच्छी पुनर्वास नीति के साथ लोगों को समझाना पड़ेगा और जो पर्यावरण के नुकसान के लिए उस दौर में भी पर्यावरण का नुकसान की जो बात हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी हो चुका था। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण होने के बाद भी परियोजना को दुर्भाग्यजनक तरीके से रोका गया। ये कहीं ना कहीं बस्तर के विकास के साथ सबसे बड़ा धोखा है। निश्चित तौर पर काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि इतनी बड़ी विकास परियोजना उस समय लागू नहीं हो पाई। सुशांत जी, जिस तरह से मनीष जी बात कर रहे थे, विस्थापन एक बड़ी चुनौती है। परियोजनाओं को लागू करने में भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी और सरकार क्या योजना बना रही है इसे लेकर? देखिए शिवालिक जी, मैं सबसे बड़ी बात मनीष जी और हमारे साथी प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनती बड़ी योजना को सराहा। परंतु अगर आप छत्तीसगढ़ के बड़े भूभाग का अगर मूल्यांकन करें तो केरल जैसे राज्य से बड़ा भूभाग है बस्तर। और जो बात कृषि की आती है तो आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि संपूर्ण बस्तर लघु वनोपज के व्यापार पर आधारित है। इस परियोजना के माध्यम से महानदी जैसी परियोजना, इंद्रावती परियोजना के माध्यम से, बोधघाट परियोजना के माध्यम से कृषि के साथ साथ मत्स्य के उद्योग का भी एक बड़ा व्यापार बस्तर में केंद्रित होगा। बिजली का उत्पादन तो होगा ही, रोजगार मिलेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आपने मुझे पूछा कि पुनर्वास के साथ साथ निर्माण को गति मिले, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार जी। मोदी जी के गारंटी पर काम करती है, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। ये काम पूर्ण होगा, समय सीमा में पूर्ण होगा, गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा, और संपूर्ण बस्तर क्षेत्र इस योजना का लाभ जल्द प्राप्त करेगा, ऐसी मान्यता है मेरी। बिल्कुल, हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बोधघाट बांध परियोजना से 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, 4000 टन सालाना मत्स्य उत्पादन होगा। जिस तरह से हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, स्थानीय आबादी के लिए कितना फायदेमंद आप इसे देखते हैं, खासतौर पर रोजगार के नजरिए से? मैं अगर इसे सामान्य भाषा में कहूँ तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर जी। अब स्वर्णिम अवसर, जहाँ बिजली है वहाँ उद्योग है, जहाँ उद्योग है व्यापार वसते लक्ष्मी ग्रहति, जहाँ व्यापार होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने आप देखिए जिस प्रकार से बाकी मांगो परियोजना या जो कोरबा के पास जो संयंत्र बनाए गए थे, जो छोटे छोटे डैम बनाए गए थे, तो उससे कोरबा क्षेत्र का विकास हुआ है। धमतरी में रुद्री बराज से आप देखिए पूरे धमतरी क्षेत्र से लेकर राजिम में पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी ने जिस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करवाया था रविशंकर जलाशय से, तो स्थानीय आप देखेंगे कि पूरा जो छत्तीसगढ़ इन 7 शहरों पे ही विकास था। बस्तर विकास की बाह जोट रहा था। तो आज अगर बस्तर का विकास की एक क्रांति की जो हरी झंडी मिल चुकी है तो इस परियोजना से होगी। जहां पर बिजली की सुनिश्चितता उपलब्ध रहेगी वहां पर अपने आप जो एंसिलरी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री आएंगी। फिर पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है, और पर्यटक तभी आएंगे जब 24 घंटे बिजली की सुनिश्चितता रहेगी। वहां पर जिस प्रकार से हमने धमतरी के रुद्री बराज में पर्यटन का केंद्र खोला, तो बस्तर में पर्यटन की अभूतपूर्व, अपूर्व और शानदार परियोजनाएं वहां पर हम कर सकते हैं, जो विश्व पूरे स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट टूरिज्म सेंटर हम वहां पर डेवलप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी परियोजना है, और स्थानीय लोग, मैं तो कहता हूं स्थानीय नहीं, आसपास के भी हैं, जो वारंग जो क्षेत्र आया करते थे, आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। माने जो सीमावर्ती जो राज्य है वहां के लोगों को भी इसका रोजगार, वहां के पर्यटक भी आएंगे। महाराष्ट्र तेलंगाना के जो क्षेत्र है वहां के लोग आएंगे, मध्य प्रदेश से भी लोग आएंगे। तो अगर कहें तो बेसिक इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, फिशरी, हैचरीज इंडस्ट्री, इस प्रकार से जैसे हमारे विधानसभा के सचेतक महोदय सुशांत जी ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बेस होगा, तो अपने आप उद्योगों को चलने के लिए भूमि, श्रम, साहस संगठन चाहिए। साहस लोगों में है, रुपए की कोई है, आज कोई भी उद्योग आ सकता है, वहां पर बिजली की उपलब्धता है, कुशल और अकुशल श्रमिक वहां पे उपलब्ध है। तो बहुत एक स्वर्णिम अवसर आ रहा है बस्तर में, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंजाम से आगाज तक अब पहुंचने की देर है। जी, अंजाम से आगाज तक पहुंचने की देर है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है छत्तीसगढ़, जिस तरह से हमेशा से बात की जाती है। मनीष जी, इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कई जिलों में सिंचाई की सुविधा को विस्तार मिलेगा, ऐसे में किसानों को इसका कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि इंद्रावती को लेकर हमेशा से विवाद देखने को मिलता है, कई तरह की बातें आती, लेकिन ये योजना कितनी कारगर किसानों के लिए साबित होगी? और देखिए, इंद्रावती बस्तर की प्राणदायिनी नदी है। जिस तरीके से इसका उद्गम स्थल ओडिशा है, और ओडिशा से छत्तीसगढ़ से अंतिम छोर जो गोपालपट्टनम के पास भद्रकाली जो स्थान है, वहां पर ये गोदावरी में समाहित हो जाती है। लगभग 500 किलोमीटर का इसका अपना एक कैचमेंट एरिया है, जो लगभग 160 किलोमीटर, 160 से 170 किलोमीटर जो है उड़ीसा में है, और बाकी लगभग 250 से 300 किलोमीटर का एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ से जो है ये प्रवाहित करती है। और छत्तीसगढ़ की जनता में प्राण फूंकती है ये नदी। तो कहीं ना कहीं इसका जो जल स्तर कम हुआ है उससे पूरे बस्तर के लोग चिंतित हैं, क्योंकि इस पर जो है हालांकि ज्यादा काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो इंद्रावती का जो जल आता है और जो 250-300 किलोमीटर आपके प्रदेश में प्रवाहित होता है, आजादी के बाद से अब तक इस पर कोई काम ज्यादा नहीं हो पाया। इस पूरी परियोजना में अगर आप देखेंगे तो इंद्रावती को लेकर के जो आजादी के बाद जब हमारी पंचवर्षीय परियोजना बनी थी, उस दौरान इंद्रावती में जो है वो करीब 8 से 9 सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित थी, लेकिन किसी पर काम नहीं हुआ। जो काम शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं इंद्रावती का जो बारसूर का जो जल विद्युत परियोजना है उस पर काम शुरू हुआ, और बाकी परियोजनाएं आज भी लंबित है।
तो कुल मिलाकर के इंद्रावती के जल का हम बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए, जो इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अब जिस तरीके से इंद्रावती का जल कम हो रहा है और कहीं ना कहीं महानदी से इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर जो अभी सर्वे की जो रिपोर्ट आई है ये काफी उत्साहजनक है। कहीं ना कहीं महानदी का जो जल है वो कांकेर के थ्रू जो है वो जब इंद्रावती में आएगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इंद्रावती को एक नया जीवन दान मिलेगा। और इंद्रावती में जल का आना कहीं ना कहीं इंद्रावती का जो मूल स्वरूप जो इंद्रावती का सौंदर्य है वो कहीं ना कहीं खिलेगा और इससे हमारे यहाँ जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में किसानों के लिए जो सिंचाई की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा पर्यटन जो इंद्रावती पर चित्रकूट का जो जलप्रपात है वो पूरी तरीके से आश्रित है, कहीं ना कहीं ये पर्यटन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें तो इस योजना की जो लिंक का जो मामला है, कहीं जो इंद्रावती को लिंक के माध्यम से जोड़ने की जो कवायद है, मुझे लगता है ये भी बस्तर वासियों के लिए एक बड़ी बात है। और ये अभी देखना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस परियोजना में काफी काम होना है, पर एक शुरुआत अगर होती है तो कहीं ना कहीं बस्तर के लोगों को एक श्योरिटी मिलेगी कि भाई हमारे इलाके में जो इंद्रावती को जीवन दान देने की दिशा में कुछ पहल हो रही है। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में हम इस पर और ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। एक लाइफलाइन है इंद्रावती छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, खासतौर पर बस्तर के लिए। ऐसे में सुशांत जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे इलाकों के 269 गांवों को इसका फायदा मिलने वाला है। सालों से विकास की राह ताक रहे थे यहाँ पर लोग, उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आप देखेंगे? बहुत ही छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगी। देखिए, सालों से नहीं दशकों से विकास की बात जो होने वाले बस्तर वासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को समझना होगा कि आखिर ये परियोजना है क्या। 264 किलोमीटर के आसपास इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ राज्य में गुजरती है और लगभग यही 300 किलोमीटर के आसपास महानदी की है। दोनों योजनाओं में या बोधघाट परियोजना की या महानदी लिंक परियोजना को जोड़ने पर 49,000 करोड़ की सौगात माननीय मोदी जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने दी है। ये अपने आप में उपलब्धि भरा विषय है और मैं गौरवान्वित हूं कि मेरे नेता इतनी जीवनदायिनी व्यवस्था की चिंता करते हैं, मेरा दल इतनी जीवनदायिनी व्यवस्था की चिंता करती है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये परियोजना छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के परिकल्पना के साथ सुशासन के संकल्प को पुनः स्थापित करेगी। निश्चित तौर पर बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, इनके पूरे हो जाने के बाद बस्तर के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में एक बेहतर हम बदलाव देख पाएंगे। यही आशा है, यही उम्मीद है। आज के इस चर्चा के लिए आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। सुशांत जी, राजीव जी और साथ ही मनीष गुप्ता जी, आप जुड़े और इस अहम मुद्दे पर काफ़ी चर्चा की और साथ ही साथ अपने अनुभव साझा किए। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो बोधघाट सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना को हम लोग कर पाएंगे।